नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे एंड आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स हैं उसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें सिक्योरिटी, सोशल इशू, गवर्नमेंट स्कीम्स प्लस प्लेसेस इन न्यूज इसको कवर किया जाएगा। अब हम लगातार विजन आईएएस का वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अक्टूबर क्रॉस हो रहा है, तो एक्चुअली जो हमारा अगस्त का करंट अफेयर्स है वो अभी पेंडिंग चल रहा है, इसलिए कोशिश है कि जल्द से जल्द इसे कंप्लीट किया जाए। फिर आप देखिएगा कि सितंबर का करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो उसे कवर करने में फिर समय लगेगा। इसलिए थोड़ा सा फ्लो बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगस्त का करंट अफेयर्स कवर हो। थोड़ा सा ओनली आईएएस का जो इनिशिएटिव है उसमें डिले हो रहा है, लेकिन आप चिंता ना करें, उसको हम कवर तेजी से करवा देंगे। लेकिन आपका जो भी डिमांड है वो फुलफिल होकर रहेगा, सो डोंट वरी। आपने हमारा ट्रस्ट किया है तो फिर हम आपको डिलीवर करेंगे ही, और आप देख ही रहे हैं लगातार हम आपको वीडियो देते जा रहे हैं। तो आप चिंता ना करें कि कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी जिम्मेदारी हमने रखी है, तो वी विल बी फुलफिलिंग दैट। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक सिक्योरिटी से होगा। जो पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत वो है 25 ईयर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। भारत ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो जाहिर सी बात है आप समझेंगे कि एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जरूर देश रखता है। क्या है ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन? इसके अंतर्गत ये बातें रखी जाती है कि हम कब न्यूक्लियर आर्म्स का यूज करेंगे, किस सिचुएशन में यूज करेंगे, किनके खिलाफ यूज कर सकते हैं। ये सब जो डिटेल्स है ना इस डॉक्ट्रिन में रखी जाती है, और ये एक प्रकार से दूसरे देश के लिए भी संदेश होता है कि भाई अगर आप हम पर हमला करेंगे तो फिर हम भी रिटेलिएट कर सकते हैं अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। तो यही है आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इसके 25 साल होने वाले हैं, इसलिए ये आपका न्यूज में है। अब जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है हम उसको देखेंगे। एक तो ये होता है कि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन स्टार्ट हुई, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और इसको लेकर काफी ज्यादा डिबेट भी रहता है कि क्या भाई जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है इसको कंटिन्यू किया जाए या फिर इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी में कन्वर्ट किया जाए। ये आपका मुद्दा चलता रहता है, इसीलिए इन सब पॉइंट्स पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में आपको बता देता हूं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब हुआ। गोल्स एंड मिशंस दैट गाइड द डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, हिंदी में मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा ये समझिए कि आखिरकार भारत न्यूक्लियर आर्म्स रखने की या टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी होगी। इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे जो नेबरिंग देश है, अगर वो स्टेबल है, अगर वो शांतिपूर्ण है, तो फिर हमें उतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि हमारा नेबर कंट्रीज कैसा है, हॉस्टाइल है। चाइना की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले। पाकिस्तान की ही बात करें तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वहां से हमें देखने को मिलता है, दैट थ्रेट्स आवर इंटरनल सिक्योरिटी। इसलिए ये जरूरी हो जाती हैं चीजें कि हम अपने प्रोटेक्शन के लिए न्यूक्लियर आर्म्स रखें और एक डिटरेंस क्रिएट कर सके कि भाई अगर आप हम पर हमला करोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। ये बातें होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको बेसिक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स निकल कर आता है कि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो एक तो ये है कि भारत क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्रिएट करना चाहता है। मतलब अटैक करने से पहले कोई देश 50 बार सोचेगा कि भाई अटैक करे या ना करे, क्योंकि भारत भी रिटेलिएट कर सकता है। इसलिए एक मिनिमम डिटरेंस के रूप में हम रखना चाहते हैं। अब इसका कुछ आप एग्जांपल्स ध्यान में रखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस में। जैसे
आज आप देखिए जो पावरफुल देश हैं, चाहे यूएस है, चाहे आपका रशिया है, उनसे डायरेक्टली कोई भिड़ना क्यों नहीं चाहता है? बिकॉज उनके पास काफी ज्यादा एडवांस हथियार है, न्यूक्लियर लेस है, इसीलिए नहीं भिड़ना चाहता है। ओके, तो ये फिलॉसफी इंडिया पर भी लागू होती है। अब दूसरा क्या है? नो फर्स्ट यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नो फर्स्ट यूज का मतलब ये होता है कि भाई हम पहली दफा न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई देश हम पर न्यूक्लियर अटैक करता है, तब जाके रिटेलिएशन में हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। अदरवाइज हम फॉर द फर्स्ट टाइम किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, लेकिन हाँ, जब दोबारा हम रिटेलिएट करेंगे तो काफी ज्यादा मैसिव होगा, फिर बचना भी मुश्किल हो जाएगा उस देश के लिए। तो ये होता है आपका म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि भाई इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देंगे कि आपका हो सकता है मैप पर से नक्शा जो भी है आपका वो ही मिट जाए। ओके, उसके बाद तीसरा क्या है कि नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यानी कि जो देश न्यूक्लियर संपन्न नहीं है उनके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज करेंगे। ये काफी अच्छी पॉलिसी है जो दिखाता है हमारा रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्ड नेशन। अब ये जो आपका है ना, ये सब देश नहीं रखते हैं कि भाई जिसके पास नहीं है तो हम उसके खिलाफ नहीं यूज करेंगे। तो इंडिया जैसा सेंसिटिव नेशन ही इस प्रकार की पॉलिसी को अडॉप्ट करता है। वो चाहता है कि भाई ह्यूमंस का हार्म ना हो, नुकसान ना हो, प्रायोरिटी रहती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आती है। उसके बाद देखिए, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड का कमिटमेंट है हमारा। हम चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, वो न्यूक्लियर फ्री हो। अब यहाँ पर क्या है कि इसके लिए भारत नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है। क्या है ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो आप चिंता ना करें। गवर्नेंस के लेवल पर अगर हम देखें तो एक हमारा न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता है जो न्यूक्लियर आर्म्स रिलेटेड डिसीजंस लेती है, और इसमें आपका एक पॉलिटिकल काउंसिल आ जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल होंगे। दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो पॉलिटिकल काउंसिल है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है और काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल है, क्योंकि यही काउंसिल ऑथोराइज कर सकता है द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर रिटेलिएटरी अटैक्स। इसलिए ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चेयर करते हैं। और अभी आप हमें बताइए कि प्रेजेंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, और जो आपके न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, ठीक है, उनको डिसीजन मेकिंग में ये मदद करते हैं। अगर हम बात करें अन्य क्या कुछ एस्पेक्ट्स हैं डॉक्ट्रिन के, तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई न्यूक्लियर अटैक किया तभी हम अटैक करेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर कोई देश केमिकल स्ट्राइक करवाता है या बायोलॉजिकल वेपन स्ट्राइक करवाता है। बायोलॉजिकल वेपन का मतलब समझिए कि कोई वायरस, आर्टिफिशियल वायरस क्रिएट करके हो सकता है हमारे देश में छोड़ दिया, तो ऐसी स्थिति में भी हम डिसीजन ले सकते हैं फॉर द न्यूक्लियर स्ट्राइक, क्योंकि इन सब से मास डिस्ट्रक्शन होता है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो आप ऐसे समझिए। तो ये हमने कुछ बेसिक्स बताया कि भारत की क्या कुछ फीचर्स है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर। अब चलते हैं थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है कि हमारे देश में न्यूक्लियर टेस्ट सबकी शुरुआत कब हुई और क्या कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम था। तो आप ध्यान देंगे कि राजस्थान में एक जगह है पोखरन। 1974 में अंडर द ऑपरेशन स्माइलिंग मुद्दा, नाम याद रखना है, इंडिया की फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की गई, जो ये साबित करने में सक्षम हुआ कि भारत न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेस्ट करने में सक्षम है। और इसके बाद इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशन अपार्ट फ्रॉम P5 कंट्रीज। P5 वही हो गए जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 देश होते हैं, परमानेंट 5 मेंबर्स। ओके, वो सब देश कौन कौन से है वो देश, थोड़ा सा नाम आप हमें बताइए। क्या चाइना है, क्या यूएस है, क्या रशिया है, क्या जर्मनी है,
थोड़ा सा आप सोचिए और फिर आंसर करिए, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो छठा नंबर पर इंडिया बन गया, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर 1998 में दोबारा से भारत परीक्षण करता है, परमाणु परीक्षण अंडर द ऑपरेशन शक्ति, और ये वही जगह पर पोखरण 2 नाम दिया जाता है। ओके, और इसके बाद ये पूरा साबित हो गया कि हाँ, भारत जो है न्यूक्लियर आर्म्स बना सकता है, बनाने की क्षमता रखता है बिकॉज ऑफ द टेस्ट। ओके, एंड उसके बाद से ही भारत ने कोशिश की कि हम न्यूक्लियर पावर्ड देश तो हैं, बट इसमें रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर्ड देश है। तो हम एरू गैरू ऐसे ही नहीं हम न्यूक्लियर पावर यूज कर लेंगे, अगर हमारे पर खतरा आएगा तो हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है आपका 1999, जब आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, इन्होंने ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, यानी कि बाद में 2003 में ये ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज होगी, लेकिन उससे पहले ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिलीज की गई। ओके, ये ध्यान रखना। फिर 2003 में आप देखिए इंडिया ने अपना ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जिसकी फीचर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, वो रिलीज किया। तो ये पूरा ओवरव्यू है इवोल्यूशन। तो अगर मेंस में आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि भाई कैसे इवोल्यूशन हुआ या फिर नहीं भी, तो आप थोड़ा सा टाइमलाइन अगर दे देंगे कि हाँ हमारी पॉलिसी या फिर न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी इस तरीके से इवॉल्व हुई है, तो आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्योंकि आपने थोड़ा क्रोनोलॉजी पर बात कर लिया है मैप के माध्यम से, है ना। एरो देकर भी आप ऐसे से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है कि किस प्रकार से आप मार्क्स अपना इंक्रीज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे चीजें हैं, बट इसे अप्लाई करने के बाद बड़े बड़े चेंजेस हमें दिख जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा। अब देखिए एक कुछ रिपोर्ट कि अगर आपको कुछ डाटा कोड करना है तो आप इसका मेंशन कर सकते हैं। सिप्री ईयरबुक 2024, इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है 2023 में 164 था, जो बढ़कर 172 हो गया है। हालांकि ऑफिशियली ये गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं करती है, क्योंकि सेंसिटिव मामला होता है ये सब देश की सुरक्षा के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस एवरेज करता है, एवरेज निकालता है कि क्या है क्या नहीं, बेस्ड ऑन वेरियस इंफॉर्मेशन डाटा फैक्ट्स, उस हिसाब से ये एवरेज निकालता है। ओके, अब यहाँ पर हमने ये देखा। अब चलते हैं कि इंडिया का प्रेजेंट न्यूक्लियर स्टैंडिंग क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल न्यूक्लियर डिस्कोर्स। ग्लोबल लेवल पर क्या बात चलती है कि भाई न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, न्यूक्लियर वॉर, ये सब जो है काफी बड़ा खतरा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसलिए इस पर रोक लगना चाहिए, बैन होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे ट्रीटी भी आए हैं, एसोसिएशंस भी हैं जो कार्य करती है। लेकिन थोड़ा सा भारत का स्टैंड देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार भारत का स्टैंड ऐसा है क्यों, इसको भी समझना है। तो एक देखिए आपका कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, जो बोलता है कि जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए जाते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, उसको भाई प्रोहिबिट करो। इंडिया ने इसे साइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, जैसे P5 की हम बात करते हैं, तो इन्होंने कोई टाइम बाउंड लिमिट नहीं दिया कि भाई हम कब एलिमिनेट करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि भाई P5 मेंबर्स जो है वो डिसआर्मामेंट को तैयार नहीं है, तो फिर हम क्यों तैयार हो, है ना। फिर जो दूसरा है आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। अब ये जो एनपीटी है ना, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि आप समझिए कि 1968 तक आपके जो P5 सदस्य थे ना, वो न्यूक्लियर पावर्ड हो चुके थे। P5 सदस्य यूएन के, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। लेकिन ये ट्रीटी ये कह रही थी कि भाई 1968 के बाद जो भी देश जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया, न्यूक्लियर आर्म्स में सफलता प्राप्त की, वो सब क्या करे, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करे, P5 नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस ट्रीटी से पहले सब कुछ टेस्ट वेस्ट कर लिया, तो ये नहीं करेंगे। तो है कि नहीं डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस। ओके, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि एनपीटी में ये बात जरूर कही गई है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब हम
न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पीसफुल यूज, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि होता भी है, भारत यूज करता भी है। इंडिया ने साइन नहीं किया, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये जो ट्रीटी है डिवाइड्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर हैव्स एंड न्यूक्लियर हैव नॉट। भारत क्या कहता है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन क्यों, हटाना है तो कंप्लीट खत्म करो। यूएसए रशिया ये क्यों रखेंगे, ये भी नहीं रखेंगे, और अगर ये रखेंगे तो फिर हम भी रख सकते हैं। ओके, उसके बाद आप देखिए ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये पहला लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है दैट ट्राइज टू बैन द न्यूक्लियर वेपन्स। इंडिया ने इसे भी साइन नहीं किया। ओके, तो आपको पता लग रहा होगा कि भारत जो न्यूक्लियर प्रोहिबिशन के लिए जो भी ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको साइन नहीं करता है। इसका मेन कारण यही है कि भाई ये सब ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी बातें कहती हैं। ठीक है, अब क्या है, ग्लोबल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। अब ये जो रिजीम बनाए जाते हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, क्यों होता है, इसके पीछे कारण यही है कि भाई अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। अब रॉ मटेरियल्स हर देश के पास तो नहीं होता है ना, कुछ कुछ गिने चुने देश है जहां पर ये यूरेनियम रिसोर्सेस, रेडियो एक्टिव रिसोर्सेस मिलते हैं। तो न्यूक्लियर वेपन्स अगर कोई वैसा देश बनाने लगे जो खुद एक रेस्पॉन्सिबल नहीं है, खुद रेस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, यानी कि वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, इनस्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, उसके हाथ में चला गया, तो फिर भाई देश का सत्यानाश हो जाएगा। हो सकता है कल को वो अटैक कर दे दूसरे देश के ऊपर, है कि नहीं है। इसीलिए ये जो आपका एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करता है। जो भी इसके सदस्य देश है वो इंश्योर करते हैं कि उन देशों में हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल्स या फिर यूरेनियम, ये सब जो चीजें हैं, वो ना एक्सपोर्ट हो जाए, जो बाद में न्यूक्लियर आर्म्स बना सकते हैं और देश की स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो सकता है, वर्ल्ड की स्टेबिलिटी पीस के लिए खतरा हो सकता है। तो इंडिया को भी शामिल किया गया इसमें। जैसे आप देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम भारत ने 2016 में ज्वाइन किया। फिर वॉशनार अरेंजमेंट भारत ने 2017 में लॉन्च किया, ज्वाइन किया। फिर ऑस्ट्रिया ग्रुप जो कि आपका 2018 में। तो क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है और आपको ऐसे भी पूछ सकता है ये सब क्या है। तो मिसाइल मतलब मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, ये बात है। लेकिन हाँ, इंडिया जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का पार्ट नहीं बन सका, एनएसजी का पार्ट नहीं बन सका। 1974 में ये आपका आया था। बेसिकली इसके लिए कंडीशन यही रखी थी कि भाई एनएसजी का बनना चाहते तो पहले आप एनपीटी साइन करिए, लेकिन भारत ने बोला कि हम तो भाई एनपीटी साइन नहीं करेंगे। और चाइना इसमें मेजर रोड ब्लॉक है, चाइना जो है भारत की एंट्री को रोकता है। और आप देखिए ये कब आया था आपका, पोस्ट इंडिया 1974 न्यूक्लियर टेस्ट, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में किया था, उसके बाद ही ये आपका निकल कर आया था। ओके, ताकि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स को प्रिवेंट कर सके फॉर द वेपन मेकिंग। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, फैक्टर्स अंडर स्कोरिंग द नीड फॉर इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। कि एक तो भारत क्या बोलता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन इसमें डिबेट है। एक ग्रुप ये कहेगा कि भारत को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कंटिन्यू रखनी चाहिए फॉर ए रेस्पॉन्सिबल स्टेट, एज ए रेस्पॉन्सिबल स्टेट। दूसरा है कि नहीं रखनी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्यों नहीं रखनी चाहिए, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर एस्पेक्ट्स हैं और यहाँ पर अगेंस्ट दिया गया है नो फर्स्ट यूज, और यहाँ पर इन फेवर के क्यों रखनी चाहिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो अगेंस्ट में क्या बोला गया है, आप देखिए पहली बात तो ये कि भाई आप ये कह रहे हैं कि हम अटैक करेंगे, सेकेंड स्ट्राइक करेंगे, यानी कि अगर दुश्मन देश ने हम पर न्यूक्लियर वेपन से स्ट्राइक कर दिया तब जाके हम अटैक करेंगे। तो हो सकता है भाई दुश्मन देश इस बात में ये सुनिश्चित कर ले कि भाई इतना ज्यादा तगड़ा अटैक करो कि दोबारा इन्हें अटैक करने का मौका ही ना मिले, है कि नहीं है। तो कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है भारत के लिए, डैमेज ज्यादा हो सकता है भारत के लिए। ओके, तो ये ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। ये जो आपका फर्स्ट स्ट्राइक लेट से कोई दूसरा देश करता है तो फिर उसको डिफेंस करने में हमें ज्यादा कॉस्ट लग सकती है, ज्यादा खर्च आ सकता है। तीसरा है
इफेक्टिवनेस अगेंस्ट न्यूक्लियर नेबर्स, यानी कि ये पाकिस्तान के लिए पॉलिसी इनइफेक्टिव है क्योंकि पाकिस्तान जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है, मतलब लो यील्ड वेपन्स, ज्यादा पावरफुल नहीं, छोटे छोटे, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं। तो पाकिस्तान के लिए वैसे भी ये इनइफेक्टिव होगा, तो हम क्यों नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाएं, है ना। तो ये 3 पॉइंट्स आपको बोले गए हैं। अब हम बात करते हैं फेवर्स में। तो एक तो ये कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक रेस्टोरेंट है कि हम रिस्पॉन्सिबल है, हम फर्स्ट टाइम अटैक नहीं करेंगे, तो उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनेबल्स सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट, कि भारत जो है, भारत के पास ऐसा नहीं है कि जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या न्यूक्लियर एलिमेंट्स है, रॉ मटेरियल्स है, वो उसका रिजर्व काफी ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भारत जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट करता है उसके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, और रॉ मटेरियल्स के लिए हमें एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए आपको पता होगा कि हमें एक प्रकार से मासूमियत साबित करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर एक्सपोर्ट नहीं मतलब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, है कि नहीं है। तो इसीलिए ये जरूरी हो जाता है, तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी हो जाता है। उसके साथ साथ ये है कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हेल्प्स इंडिया मेंटेन ए डिफेंसिव एंड नॉन एस्केलेटरी स्टैंसेस, कि भाई जो भी अगर कल को लड़ाई हो गया, कुछ भी हो गया, तो एस्केलेट ना हो वो मुद्दा, है ना। तो इससे आपका रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। आप देखिए, प्रूडेंट एंड नॉन एस्केलेटरी अप्रोच टू मैनेजिंग टेंशंस विद चाइना एंड कंट्रीब्यूट टू रीजनल स्टेबिलिटी। अभी आप एक बात ये भी समझिए कि इंडिया तो है ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात करता है, साथ के साथ चाइना भी नो फर्स्ट पॉलिसी की बात करता है। तो कल को अगर इंडिया ने अपना स्टैंस चेंज कर दिया तो फिर चाइना भी अपना स्टैंस चेंज कर सकता है कि नहीं है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको और ज्यादा मजबूत कैसे करें। तो एक तो है डेडिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स, जैसे आपका इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उसी के ग्राउंड पर डेडिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स होना चाहिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग मजबूत करे डिफेंस सेक्टर में, ताकि हमें न्यूक्लियर फर्स्ट यूज की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े, इतनी ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन हो। ओके, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मजबूत हो। उसके बाद क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देनी चाहिए ऑन द मैसिव रिटेलिएशन कमिटमेंट, यानी कि अभी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड ग्राउंड है कि किस ग्राउंड पर हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो जो आपके दुश्मन देश है वो एक बार एक्स्ट्रा सोच सकेंगे न्यूक्लियर अटैक करने से। ओके, फिर आप देखिए जो हमारा जियो पॉलिटिकल चेंजेज हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल चेंजेज आप देख रहे हैं कि लेट से इजराइल हमास, ग्लोबल इनस्टेबिलिटी, टेररिज्म, ये सब घटनाएं घट रही। अब यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, अगर वो कुछ ज्यादा गतिविधियां बढ़ाते हैं, कुछ ज्यादा टेररिज्म फैलाते हैं या फिर इनकर्जन्स करते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने जो न्यूक्लियर यूज पॉलिसी है उसको ट्विस्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है, पीरियोडिक रिव्यू हो इवॉल्विंग जियो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर का, और इसमें केस स्टडी आप लिख सकते हैं, अमेरिका और रशियन गवर्नमेंट्स ये अपने न्यूक्लियर पॉलिसी को पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं, है ना। तो अगर जियो स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ बदलाव आ रहा है या हमारे नेबर्स के स्टैंस में कुछ बदलाव आ रहा है, तो हम जो है अपने स्टैंस में भी बदलाव कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका चाइना पाकिस्तान रिलेशंस है, साथ के साथ चाइना का जो नेक्सस बन रहा है रशिया के साथ, अलोंग विद जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अक्रॉस द ग्लोब, तो ये कैलिब्रेटेड रिव्यू की बात करता है। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, कैलिब्रेटेड रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई बेस्ड ऑन द नीड एंड टाइम हम अपने डिसीजंस को अमेंड कर सकते हैं, यही तो होता है कैलिब्रेटेड, खींचना तीरना, है ना। कभी ढील दे दिया तो कभी टाइट कर दिया, बेस्ड ऑन द नीड। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, लेट से आपने पतंग उड़ाया होगा, तो जरूरत के हिसाब से आप ढील देते हैं कि नहीं, है ना। तो उस हिसाब से आपका ये अप्रोच
रखा जाए। फिर क्या है कि बिल्डिंग अपॉन इट्स स्टेटस ऑफ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, ये तो मेंटेन करके रखना है, तभी जाके भारत जो है पोटेंशियल लीडर के रूप में उभर सकेगा फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिसआर्मामेंट। भारत तो बार बार डिसआर्मामेंट की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट, ये पॉइंट याद रखना है, फॉर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट। और इसके लिए भारत मल्टीलेटरल डिस्कशंस में इंगेज है एट द यूएन। उसके साथ साथ आप देखिए कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट सब में पार्टिसिपेट करता है टू वॉइस द सिक्योरिटी एंड नॉन प्रोलिफरेशन इशू, और ओपन एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग भी कंडक्ट करता है भारत विद द न्यूक्लियर विद द नेबरिंग कंट्रीज, सो दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। और अभी आप देख सकते हैं चाइना इज द ओनली न्यूक्लियर नेशन इन एडिशन टू इंडिया जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के डॉक्ट्रिन को मानता है। अब चाइना मानता तो है, लेकिन चाइना पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, ये भी आप सोचिए। तो हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी। चलिए अब हम दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो अगर आपको इंजॉयमेंट आ रहा है, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसका मतलब आप जो है चीज़ें अच्छे से समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप हमें लाइक शेयर कमेंट करिए, ठीक है। तो जो अब दूसरा है वो है न्यूज इन सोर्स। अब आप समझिए कि इसको अगर हम करवाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम इसको हाईलाइट करके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। आप बस एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मोस्टली ये प्रीलिम्स सब के लिए होते हैं, और मेंस के लिए रहेगा तो मैं वहाँ पर स्पेसिफिकली मेंस लिख दूंगा, सो डोंट वरी। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब दूसरे बड़े टॉपिक की, वो है आपका सोशल इशू, और वो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। और दो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं उसमें जिसको हम कवर करने वाले हैं। एक तो है आपका वो जो हॉस्पिटल वाला केस हुआ है कोलकाता में वो, और दूसरा है आपका मेंटल इलनेस जो बढ़ती हुई नजर आ रही है हमारे युवा पॉपुलेशन को। तो कैसे क्या सॉर्ट आउट किया जाएगा वो सब हम देखेंगे। तो आप देखिए हम सोशल इश्यू में एंटर कर चुके हैं, और जो हमारा पहला टॉपिक है सोशल इश्यू का वो है सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखिए मित्रों, इस घटना से तो आप प्रॉपर वाकिफ होंगे कि अगस्त में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी कोलकाता के एक हॉस्पिटल में, जिसके बाद वो जो मेडिकल ट्रेनी थी उनकी मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ लोगों का कोलकाता में, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया गया कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन लेके जाए फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल ऑफिसर्स एट द वर्क प्लेस। और ये प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है कि नहीं है। तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में भी लिया था, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था। भाई काफी ज्यादा सीरियस इश्यू था एक प्रकार से, और है भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स गठित कर दिया है कि भाई आप हमें बताइए कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी है उसको कैसे एड्रेस किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो। तो इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ। तो कंटेक्स्ट यही है। थोड़ा सा हम और फर्दर डिटेल्स में जाएं तो कहानी मैंने आपको बता दी कि क्या है। और इस एनटीएफ को जो बनाया गया, डिफरेंट टास्क दिए गए थे, लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, सिक्योरिटी सिस्टम्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, साथ के साथ वर्किंग कंडीशंस को कैसे इंप्रूव किया जाए। आपको पता होगा कि बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स या कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ बेसिक सुविधाएं तक डॉक्टर्स को उपलब्ध नहीं होती है, उनके लिए सेपरेट कैबिन तक नहीं होती है ना। तो वर्किंग कंडीशंस को रिवाइव कैसे किया जाए, साथ के साथ लीगल फ्रेमवर्क एक तैयार करे जो वेरियस स्टेट्स इस फ्रेमवर्क को फॉलो करे, क्योंकि हेल्थ तो है एक स्टेट सब्जेक्ट। ये पहली बात जो आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये है स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पूरी अधिकार है हेल्थ से रिलेटेड मैटर पर कानून लाने का, कानून बनाने का। ओके, तो अगर हम बात करें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, तो इसमें साइंटिस्ट, थेरापिस्ट, अदर प्रोफेशनल्स विच स्टडी, एडवाइजेज, रिसर्च एंड प्रोवाइड प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज,
ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप नॉर्मल डेफिनेशन भी लिखेंगे तब भी चलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताई कि इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्थ सेक्टर में वायलेंस या फिर इस प्रकार की घटना को रोके। साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन वेरियस स्टेट्स विद देयर हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स। लेकिन एक जो चीज रहती है कि जो आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द डॉक्टर्स वो आपका कहाँ पर कंसंट्रेट हो जाते हैं, टाउन्स में, सिटीज में। क्यों? तो क्यों का जवाब आपको सोचना है और आपको हमें जवाब देना है, कमेंट में आप जरूर जवाब दें कि आखिरकार क्यों। अब कुछ डाटा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भाई सेफ्टी ऑफ मेडिकल ऑफिसर सब के लिए क्या कोशिशें की गई हैं, तो उसके पहले तो आपको कुछ डाटा तो रहे कि क्या क्या दिक्कतें वो झेलते हैं, उसके बाद तो आप आंसर्स को लिखेंगे, मेन पॉइंट को। तो आप देखिए जो हेल्थ वर्कर्स है वो आपका हाई रिस्क ऑफ वायलेंस फेस करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और एक डाटा के अनुसार 8% से 38% ऑफ द हेल्थ वर्कर्स कहीं ना कहीं उनको फिजिकल वायलेंस झेलना पड़ा। कभी कभी आपने भी देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा कि अगर इलाज नहीं हो सका पेशेंट का तो उनके जो भी फैमिली मेंबर्स है मारने पीटने लग जाते हैं एंड अब्यूज करने लग जाते हैं, ठीक है, वर्बल एग्रेशंस की जाती है उनके साथ। तो एक ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अधिकांशतर वायलेंस है वो पेशेंट्स और विजिटर्स करते हैं। और एक बात और कि कभी कभी डिजास्टर जैसा सिचुएशन आ जाता है, कन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ जाता है, उसमें डॉक्टर्स को दिन रात एक्टिवेट होना पड़ता है फॉर देयर ड्यूटी, जैसे कोविड-19 के सिचुएशन में हुआ। तो हेल्थ वर्कर्स एक प्रकार से टारगेट बन जाते हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। एक तो ये बीमारियों से भी खतरा रहता है और दूसरी बात इन कन्फ्लिक्ट्स में भी इन पर खतरा मंडराता रहता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जब इजराइल हमास वॉर चल रहा है तो जो आपका गजा रीजन है वहाँ पर जो हॉस्पिटल सब हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर सब बेसिकली ट्रीट कर रहे हैं लोगों को जो भी अटैक में चोट खाए हैं। तो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं। तो ऐसे करके आप सिचुएशंस को एड्रेस समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अदर इनिशिएटिव्स व्हिच इज टेकन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। तो इंडिया के लेवल पर देखिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 लेकर आया और इसमें ये बोला जाता है कि भाई अगर कोई डॉक्टर एपिडेमिक सिचुएशन में अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है और वहां पर उनके साथ वायलेंस किया जाता है तो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल मतलब समझते हैं, काफी ज्यादा सीरियस ऑफेंस होता है, और नॉन बेलेबल सीरियस इसलिए नॉन बेलेबल भी होता है। ओके, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2022। उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013। ये सब आप यूज कर सकते हैं। स्टेट के लेवल पर वेरियस स्टेट, आपको अगर अपने स्टेट के बारे में कुछ पता है तो आप उसे भी कोट कर सकते हैं। जैसे कर्नाटका मेडिकल रजिस्ट्रेशन एंड सर्टेन अदर लॉज अमेंडमेंट एक्ट। फिर केरला का है, इतना लंबा चौड़ा उम्मीद करते हैं आप यह नहीं याद रख पाएंगे, इसलिए आप एक आध दो ये याद रखें। इससे ये पता चल रहा है कि स्टेट लेवल पर तो काम होता ही है, सेंट्रल लेवल पर भी अपना वेरियस रूल्स रेगुलेशंस है, नियम कानून है जो वायलेंस एट वर्क प्लेस फॉर द मेडिकल ऑफिसर्स उसको रोकने का काम करती है। ग्लोबल लेवल पर आप देखिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन वायलेंस जो यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस इसको इम्प्लीमेंट करती है, और ILO एंड WHO के द्वारा फ्रेमवर्क गाइडलाइंस फॉर एड्रेसिंग वर्क प्लेस वायलेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये सब जो ग्लोबल लेवल पर है ना, इसको तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब इसको ग्लोबल इंस्टीट्यूशन इन्फोर्स नहीं कर सकते। इनके आइडियाज लेकर हम अपने नियम कानून में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये है कि, है ना, कि अच्छी अच्छी बातें हैं तो हम उनको उठा के अपने कानून में, रूल्स में अडॉप्ट करवा सके। तो क्या चैलेंजेज एसोसिएटेड है विद द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल? एक तो है कि इनएडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोविजंस। पता चला डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं लेकिन उनके सिक्योरिटी देने वाले गार्ड्स नहीं है, या फिर रात में ये वर्क करते हैं तो गार्ड्स वैसे भी नजर नहीं आते, है ना, तो ऐसे में इनकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है।
और आप देखिए अबाउट 1/3 ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया फील अनसेफ ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। और ये सर्वे किसके द्वारा बोला गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। दूसरा है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा की कमी है और डॉक्टर्स की रेस्टिंग प्लेसेस भी नहीं है, अटैच्ड बाथरूम भी नहीं होता है, वॉशरूम भी नहीं होता है। और ये सब हम नहीं बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सर्वे कह रही है। आप देखिए 1/3 ऑफ द अवेलेबल ड्यूटी रूम्स डिड नॉट हैव अटैच्ड बाथरूम। तो भाई ये सब जो बेसिक इम्यूनिटी या सुविधाएं नहीं रहेंगी तो चांसेस ऑफ द वायलेंस एंड क्राइम्स अगेंस्ट द डॉक्टर में गो हाई, है ना। उसके बाद देखिए रात में अगर डॉक्टर ड्यूटी करके आते हैं निकलते हैं तो पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है ना। तो कम से कम ये तो हो कि अगर नाइट ड्यूटी निकल कर आ रहे हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान की जाए फ्रॉम द अथॉरिटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके। उसके बाद लैक ऑफ स्क्रीनिंग आर्म्स एंड वेपन्स इक्विपमेंट एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये तो अपना ही चैलेंज है। और ये कहा जाता है कि जो इंटर्न्स है, रेसिडेंट्स है, सीनियर रेसिडेंट्स है, इनको तो 36 आवर्स का ड्यूटी करना पड़ता है बेस्ड ऑन सिचुएशंस। उसके बाद जो पेशेंट्स होते हैं, उनके अटेंडर्स होते हैं, वो बिना कोई नियम कानून फॉलो किए हुए डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं, ये भी एक दिक्कत हो सकती है। फिर हेल्थ हजार्ड्स, यानी कि वायरसेस या फिर कोई डिजीज के शिकार होने के ज़्यादा खतरा इन पर होते हैं। और आप देखिए कोविड-19 की बात करें तो 1600 डॉक्टर्स दे सकम्ड टू कोविड-19 इन इंडिया, 1600 डॉक्टर्स। ओके। तो वे अहेड क्या होना चाहिए? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और जो भी मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर वो लागू किए जाए, जैसे पेनल्टी, हेल्पलाइंस फॉर इमीडिएट असिस्टेंस। तो ये सब तो है ही, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा है, वायलेंस है या क्राइम्स है वो नहीं रुकते हैं। क्या आप कुछ अन्य कारण बता सकते हैं? फिर है मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन रिपोर्टिंग। ये तो अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइन निकाला है कि अगर डॉक्टर्स के खिलाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स के खिलाफ कोई वायलेंस होता है, वायलेंट ड्यूटी, तो जो उस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं वो इंस्टीट्यूशनल एफआईआर फाइल करेंगे विद इन द 6 आवर्स ऑफ द इंसिडेंट। ये तो अभी आपका निकला है और ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस होना चाहिए, लाइक सीसीटीवी कैमरा, ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस हो 10 से लेकर 6 बजे सुबह तक, 10 बजे रात से लेकर 6 बजे सुबह तक, क्योंकि इस समय में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी चैलेंजेज डॉक्टर्स फेस कर सकते हैं, महिलाएं फेस कर सकती हैं। ओके। फिर एम्प्लॉयज़ सेफ्टी कमिटी होना चाहिए जिसमें आपके डॉक्टर्स के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे रेसिडेंट हो, इंटर्न्स हो, वो सब शामिल हो और ये क्वार्टरली ऑडिट्स करें इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी मेजर्स का, कि जो भी हम सेफ्टी मेजर्स लिए हैं डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए वो क्या कारगर है कि नहीं है। उसके बाद इंश्योरिंग ड्यू सिक्योरिटी इन द मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, और ये तो मैंने अभी डिस्कस किया है वैसे, ठीक है। तो WHO का क्या रिकमेंडेशन है? एक तो ये है कि डेवलप एंड इम्प्लीमेंट नेशनल प्रोग्राम्स फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ, रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाए विद अथॉरिटी एंड जीरो टॉलरेंस का कल्चर प्रमोट किया जाए। इसके लिए जो पेशेंट्स है, जो उनके अटेंडीज हैं, उनमें भी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इनकलकेट करने की ज़रूरत है। और ब्लेम फ्री एंड जस्ट वर्किंग कल्चर, ताकि महिलाओं के लिए भी वर्क प्लेस सुरक्षित हो। एंड इस्टेब्लिश पॉलिसीज टू इंश्योर अप्रोप्रिएट एंड फेयर ड्यूरेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट्स, कि भाई ऐसा नहीं कि 36 और 40 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, भाई वो भी तो इंसान है, इतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर होता है स्ट्रेस का, या फिर दे आर वेरी प्रोन टू द डिजीज। तो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए डिप्लॉयमेंट्स अगर दिए जा रहे हैं तो एज्योर्ड ब्रेक्स होना चाहिए, रेस्ट के लिए समय होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स को कम करिए ऑन हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। तो ये हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक समझ में आ गया होगा, क्या क्या इश्यू चलते हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट आर्टिकल, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स।
इसको आप भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जो कहीं ना कहीं हर एक एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी फेस करते हैं, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, तैयारी करो, इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ो, नहीं कंप्लीट हो रहा है, फिल्म्स नहीं हो रहा है, फिल्म्स हुआ मेंस नहीं हो रहा है, मेंस हुआ फिर इंटरव्यू में छट गए, 3-3 स्टेज। और इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई इंटरव्यू हमने दिया तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर से हम फिल्म्स देंगे तो हो जाएगा, ये भी एक चैलेंज होता है ना? तो इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने से अच्छे से। बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है? नेशनल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट की गई थी फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो इसका रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया है। तो आप समझिए कि आपने राजस्थान में कोटा का नाम जरूर सुना होगा। कोटा इज फेमस फॉर व्हाट? इंजीनियरिंग एंड मेडिकल प्रिपरेशन। लेकिन कोटा इज नाउ बिकमिंग फेमस एज सुसाइड कैपिटल, क्योंकि कुछ समय में, कुछ महीनों में काफी ज्यादा सुसाइड के इंसिडेंट्स यहाँ के जो बच्चे हैं, जो रहते हैं, तैयारी करते हैं, देखने को मिली। और काफी ज्यादा दर्दनाक इंसिडेंट है। आप सोचिए कि भाई माता पिता भेजते हैं इन्हें पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और जब इस प्रकार की घटनाएं या खबर उनको सुनने में आती होगी तो वो तो टूट पड़ते होंगे। और इतना एक्सट्रीम लेवल का डिसीजन अगर एक स्टूडेंट लेता है तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है कि आखिरकार वो गलतियां क्या हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकता है, या पेरेंट्स से हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स के ओवर एक्सपेक्टेशन से हो सकता है, कि हम उसको मिटिगेट कर सके। तो हम इन मुद्दे पर ही चर्चा करेंगे कि काउजेस क्या है, क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, और क्या किया जाना चाहिए। ओके, तो अगर हम कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें, आप देखिए कुछ डाटा आपको ध्यान रखना है। तो जो रिपोर्ट निकल कर आई, ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया, इसमें ये बोला गया है कि भाई डिप्रेशन का काफी ज्यादा हाई प्रेवलेंस है अमंग द इंडियन मेडिकल स्टूडेंट। सोच के देखिए, मेडिकल स्टूडेंट्स है जो ट्रीटमेंट करेंगे, जो इलाज करेंगे पेशेंट्स का, इनको ही प्रॉब्लम आ रही है, इनको अपने माइंड को कंट्रोल करने में दिक्कतें आ रही है। तो भाई समस्याएं तो बड़ी है, इसको मान के चलिए। और जब ऑनलाइन सर्वे की बात करें तो इसमें ये पता चला कि 27.8% ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इनको मेंटल रिलेटेड हेल्थ इश्यूज हैं। ओके, अन्य डाटा की बात करें तो जो नीमहंस हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, इन्होंने ये देखा कि 23% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और हमारे देश में चिल्ड्रन की पॉपुलेशन क्या है? अगर हम 18 ईयर्स ऑफ एज तक की देखें तो लगभग लगभग आपका 40 करोड़ के आसपास आता है। उसमें प्लस माइनस कुछ हो सकता है, लेकिन अप्रोक्स 40 करोड़। ठीक है, अब उसमें 23% मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को झेल रहा है। बच्चे हैं, फिर भी झेल रहे हैं। तो क्या कारण है, देखते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 की बात करें तो इट रिपोर्टेड 7% प्रिवलेंस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर इन दिस एज ग्रुप। और भी बहुत सारे डाटा हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बस 2-3 याद रखें जो आप यूज कर सके। 50 डाटा याद करने से क्या फायदा, है ना? तो मेंटल हेल्थ का मतलब यही हो गया स्टेट ऑफ वेलबींग, जहाँ पर जो व्यक्ति है या स्टूडेंट्स है वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं, क्षमता को रियलाइज करते हैं, और जो भी उनकी एक्सप्रेशंस होती है उनको अचीव करने के लिए अच्छा खासा एनर्जी होता है। और अगर उसके बीच में कोई स्ट्रेस आता है, कोई चैलेंजेज आता है, तो उसको झेल कर आगे बढ़ने की भी क्षमता रखता है। इसी को तो हम कहते हैं गुड मेंटल वेलबींग। अगर ये नहीं है तो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर बंदा सफर करेगा। ठीक है, सोशल स्टिग्मा उनके पास होगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके पीछे पूरा नाराज हो जाएगा, अपने आप को कोसेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं अपने आप में मजबूत हूँ। और यही सब बाद में एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार बनती है। ठीक है, तो जो मन के बंधन में बंधा हुआ है उसको ये समस्याएं ज्यादा आती है। जिनको मन कंट्रोल कर रहा है, जो स्वतंत्र है, जो विचारधारा में स्वतंत्र है,
है ना, जो एक्शन लेने में स्वतंत्र है, जो उतनी ज़्यादा पब्लिक और जनता की चिंता नहीं करता, फ्री माइंड रहता है, उसको इस प्रकार की समस्याएँ नहीं आएँगी, कम आएँगी। आएँगी भी तो झेल लेंगे। लेकिन जो ज़्यादा कंज़र्वेटिव हो गए, तो उनको ये दिक्कत ज़्यादा आती है। और ये सारे जो डिप्रेशन या मेंटल इश्यूज़ हैं, वो लैक ऑफ क्लैरिटी के ही कारण है कि भाई हमारे माइंड में कहीं न कहीं जो लाइफ़ के प्रति विचारधारा है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए तो ये दिक्कतें आ रही हैं, है ना? जैसे आप समझिए कि कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब उसने पूरा अपना गोल, लाइफ का गोल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि करियर का गोल, लाइफ का गोल कि नहीं मुझे एग्जाम निकालना है किसी भी हालत में, ये है वो है। तो भाई अगर नहीं निकलेगा ना, उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसने पूरा एनर्जी झोंक दिया सिर्फ मोनोटोनस रह के, तो बाद में उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगेगी। सब कुछ हैबिट का खेल है, हमने हैबिट मोनोटोनस बना दिया, तो उसको चेंज कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि डाइवर्सिटी रखनी जरूरी है। डाइवर्सिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई पे पढ़ाई करते रहे, थोड़ा सा हम खेले कूदे, अपने हॉबीज के प्रति आकर्षित रहें, सोशल इंटरेक्शन और फ्रेंड ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करें, वो सब चीजें भी होनी चाहिए। ओके, तो ये डेफिनेशन है, आप देखिए। फैक्टर्स क्या है कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक तो ये है कि इमीडिएट ट्रिगर, अचानक से कुछ घटना घटित हो गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, उसके कारण भी बच्चा शौक में आके सुसाइड कर सकता है। इट कैन बी द फाइनेंशियल लॉस, किसी का निधन हो गया, काफी ज्यादा अटैचमेंट था उससे। मेंटल हेल्थ डेटोरिएशन, या फिर एग्जाम में ही फेल हो गए। बहुत बार ये घटना भी हुई है कि भाई रिजल्ट या टेस्ट में नंबर अच्छा नहीं आया, तो फिर सुसाइड कर लिया बच्चा। और उसके बाद पब्लिक ह्यूमिलेशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पब्लिक ह्यूमिलेशन, कि भाई आजकल तो ये भी देखने को मिलता है कि आईआईटी सब में जो बच्चे गए हैं, ठीक है, वहां से भी सुसाइड की खबर आ रही है। क्यों? तो पता चला उनका रैगिंग किया जाता है, कास्ट के नाम पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना। तो इस प्रकार की भी घटना आती है, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद देखिए, इसी के अंतर्गत आता है इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया, कि जो आपका सोशल मीडिया का लत इतना ज़्यादा गहरा बच्चों में लग रहा है कि भाई सोना, जागना, कब खाना, क्या खाना, इन सब का कुछ भी अता पता नहीं। दैट आर इम्पैक्टिंग देयर मेंटल स्टेबिलिटी, मेमोरीलेस, ये सब हो रहा है। उसके बाद सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके कारण व्यक्ति अपने इमोशंस को साझा नहीं कर पाता, हंसी मजाक नहीं कर पाता, जॉकी मूड में नहीं रह पाता, जॉकी नहीं जॉली मूड में नहीं रह पाता, है ना। और वो सब डिपेंड भी करता है आपका फैमिली डायनेमिक्स क्या है, आपका थिंकिंग क्या है, लोगों के प्रति आप क्या सोचते हैं, वो सब भी है। उसके साथ साथ जो आपका आता है एकेडमिक प्रेशर, भाई रिजल्ट लाना है, टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तभी जॉब मिलेगा। फाइनेंशियल सेक्रीफाइसेस होती हैं, हाई पेरेंटियल एक्सपेक्टेशंस, कभी कभी पेरेंट्स की भी यहाँ पर गलती होती है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते हैं कि नहीं मेरा बेटा या बेटी तो कर ही लेगा। ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन अच्छी है, लेकिन एक बार कम से कम विद्यार्थी से भी पूछना ज़रूरी होता है कि आपकी क्या पसंद है, आप कितने लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है? एक बार पूछना तो ज़रूरी बनता है ना। उसके बाद प्रीडिस्पोजिंग बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक जेनेटिक इश्यू हो सकता है, अगर किसी के फैमिली में सुसाइड की हिस्ट्री रही है, तो वो जेनेटिक गुण बच्चे में भी आ सकता है। और भी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक इम्पल्सिविटी, यानी कि कुछ घटना घटित हुई, आप काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हो, होता है ना? एक होता है सोच समझ के एक्शन ले, नहीं, कुछ घटना अचानक घटी और आप अचानक रिएक्टिव हो जाते हैं, ना सोचते ना बूझते क्या करना है, बस एक्ट कर देते हैं। उससे भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ के साथ अगर आपका हेल्थ क्राइसिस है, डिसेबल्ड है, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। और इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर। ओके, उसके बाद है आपका स्टिग्मेटाइजेशन, यानी कि अगर कोई मेंटल डिप्रेशन या फिर एनेक्सिटी से ग्रसित भी है, तभी वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि भाई क्या लोग सोचेंगे, हम पर मजाक उड़ाएंगे कि तुम पागल हो, है ना, तुम डिप्रेस में हो, लोग बात करना भूल जाएंगे। तो ये सब विचारधारा मन में चलती है, तो ये भी एक फैक्टर है। और एक और फैक्टर जो हमने ऐड किया है, लैक ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग। आज के समय में हम डिजिटल
कनेक्टिविटी की तरफ तो जा रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इंटीग्रेट हो रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वेलबींग का हम कुछ भी ख्याल नहीं रख रहे, है ना। योगा, मेडिटेशन जो कि मेंटल पीस और क्लैरिटी ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है, वो सब धीरे धीरे छूटता जा रहा है जैसे जैसे डिजिटल अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। जबकि ये सब जो स्पिरिचुअल वेलबींग है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी एंड पीस प्रोवाइड करती है। और आज आप देखेंगे कि वेस्टर्न नेशन इन जब चीज़ों को अडॉप्ट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया इस चीज़ में पीछे जा रहा है। तो हमारा कल्चर और हम खुद ही इसे अडॉप्ट करने में पीछे भाग रहे हैं, और दूसरे देश इसे अडॉप्ट कर रहे हैं और उनको लाभ भी हो रहा है। और आप देखिए ना, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ योगा, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मेडिटेशन, तभी तो इतनी तेजी से प्रमोट हो रही है। अब बात करते हैं इश्यूज क्या है हैंडलिंग द मेंटल केयर इन इंडिया। एक तो है फ्रेगमेंटेड अप्रोच। प्राइमरी हेल्थ केयर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दवाई मिलेगा, फिजिकल बीमारी हो गई, डिजीज हो गई, तब आपको दवाई मिलेगा। लेकिन मेंटल इश्यू है तब क्या करेंगे आप, वहाँ पर तो आपको कोई साइकोलॉजिस्ट भी नहीं मिलते हैं, है ना। कहीं कहीं पर तो फिजिकल डॉक्टर्स, फिजिशियंस भी नहीं अवेलेबल होते हैं, मेंटल डॉक्टर्स की तो छोड़िए। ये चीज़ें हैं। उसके बाद है आपका जियोग्राफिकल डिस्पैरिटीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज। गांव में ये डॉक्टर्स अवेलेबल भी नहीं होते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स भी नहीं होता है। ये तो केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी आता है ना। जैसे एक डाटा भी है आपका, 0.75 साइकेट्रिस्ट पर लाख पॉपुलेशन भारत में है। आप समझिए, यानी कि 10 लाख पर सिर्फ 7.5 साइकेट्रिस्ट। ओके, 1 करोड़ पर 75 साइकेट्रिस्ट, तो कितना कम है। वो भी क्या, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रूरल एरियाज में तो और भी नहीं मिलते हैं, अर्बन एरियाज में भले मिल जाए। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा, इसके कारण डिस्क्रिमिनेशन, सोशल आइसोलेशन बच्चों का हो जाता है, प्रेजुडाइज होता है बच्चों के प्रति, और इसके कारण दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। ओके, तो वे फॉरवर्ड में क्या है, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लागू होने चाहिए टीचर्स के लिए, ताकि स्टूडेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, उनके इश्यूज को टीचर समझ सके बिफोर अ स्टूडेंट गोज टू एक्सट्रीम डिसीजन। उसके बाद काउंसलिंग सर्विसेज इनेबल किया जाए, और अब तो वेरियस स्टेट्स में नेशनल लेवल पर भी काउंसलिंग सर्विसेज है। कोचिंग इंस्टीट्यूट सब में भी काउंसलिंग सर्विसेज स्टेब्लिश की जा रही हैं, कॉलेजेस स्कूल सब में। और आप एक ये इनिशिएटिव याद रख सकते हैं, टेली मानस इनिशिएटिव, कि आप फ़ोन करके टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आपको इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, नंबर पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि अगर अर्ली डिटेक्टमेंट हो गया, स्टूडेंट्स का पता चल गया कि ये जो है मेंटल इश्यू से ग्रसित है, तो उनको ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग भी किया जा सकता है, और समय रहित डिप्रेशन से बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स एलोकेशंस। भाई मेडिकल सेक्टर में और ज़्यादा आप रिसोर्स एलोकेट करें, डॉक्टर्स की स्टेब्लिशमेंट बढ़ाएं, और इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए। रिमोट एरियाज में भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर टेली मेडिसिन, मतलब टेली कंसल्टेशंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ये सब है। उसके बाद डिजिटल डिटॉक्स प्रोग्राम होने चाहिए, कि भाई बच्चे जो हैं मोबाइल के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं हो, आज के समय में यही हो रहा है, और इसके कारण सोशल इंटरेक्शन, खेल कूद, फिजिकल एक्टिविटीज सब खत्म हो गई है ना। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो हॉबीज सबको प्रमोट करने की जरूरत है, ऑफलाइन सोशल इंटरेक्शन करवाने की जरूरत है ना। पहले भले ही भारत गरीब था, लेकिन सुसाइड वाली सिचुएशन बच्चों में ये तो नहीं देखने को मिलती थी। लेकिन अब देखिए, जैसे जैसे बच्चों के पास रिसोर्सेज भी है, पैसे भी है, लेकिन फिर भी सोशल आइसोलेशन फेस कर रहा है। फिर क्या है, सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें वही है, स्पिरिचुअल वेलबींग की तरफ, माइंडफुलनेस, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीप, ये सबको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। तो ये हमने फ्रेंड्स पूरा देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। स्टेप्स क्या कुछ लिए गए हैं, ये इस पर भी आप ध्यान दे दीजिए। तो आपको बस नाम याद रखना है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। उसके बाद टेलीमानस के बारे में हमने आपको बताया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 साथी प्रोग्राम भी है। ओके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को बैन कर रखा है 2001 से, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।
तो रैगिंग ना हो। हालांकि कुछ कुछ जगहों पर फिर भी रैगिंग हो जाती है, या फिर इनडायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको अपमान किया जाता है, तो इसके कारण भी बच्चे प्रमोट हो जाते हैं टू टेक सच एक्सट्रीम डिसीजंस। तो ये हमने तीसरा इश्यू डिस्कस किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इश्यू की तरफ। और मेरे ख्याल से आपका ये सब जो शॉर्ट्स है, आप चिंता बिल्कुल ना करें, हम आपको हाईलाइट करके देंगे और आप इसे एक बार पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे, आपको बस एक बार देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल्चर का टॉपिक है। ओके, तो जो कल्चर का टॉपिक है उसमें बस एक ही मेन टॉपिक है और उसको कवर हम करते हैं, वो है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। तो कंटेक्स्ट क्या है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशंस को इनॉग्रेट किया है। 9 अगस्त को पूरा सेलिब्रेट होगा। किस लिए? तो काकोरी ट्रेन जो घटना हुई थी ड्यूरिंग 1920s, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्या है आपका ये काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, उसको हम देखेंगे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बाद में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनता है, तो फिर इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आप देखिए, एज ए पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन काकोरी शौर्य गाथा एक्सप्रेस, ये ट्रेन भी चलाए जाएंगे यूपी में, और ये वेरियस सिटीज से क्रॉस करेंगे ताकि बच्चों सबको अवेयर किया जा सके, यूथ को एडुकेट किया जा सके अबाउट दिस एक्शन। तो काकोरी ट्रेन एक्शन आपका 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया था। इसमें क्या था कि जो रिवोल्यूशनरीज थे, अब समझिए कि उस समय आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गया था, गांधी जी ने उसको विद्रोह कर लिया था। साथ के साथ अब आगे क्या किया जाए, किस प्रकार से फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। इसलिए उस समय फिर से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई थी, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ। तो आपने देखा होगा काकोरी ट्रेन हादसा, या फिर जो आपका चितंगोंग आर्मी रेड, ये सब घटना आपको इसी के पीरियड में, दशक में देखने को मिलती है, ठीक है। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया बाय द रिवोल्यूशनरीज। एंड ये जो भी रिवोल्यूशनरीज थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, और इसके तहत जो ट्रेन है इसमें ब्रिटिश खजाने लेके जा रहे थे, तो इसको लूटा गया था, काकोरी जो कि लोकेशन है उत्तर प्रदेश। लेकिन इन खास बात यह है कि इनोसेंट पैसेंजर्स को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ठीक है। तो ये पैसे से करते क्या, आगे जो भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ये लीडर सब कंडक्ट करते, उनके लिए पैसे की जरूरत थी, तो यहाँ से वो हासिल करते। क्या कोई की फिगर्स थे इसमें आपको ध्यान रखना है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी एंड सचिंद्र बख्शी, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने काकोरी कंस्पिरेसी केस भी चलाया इन सब के ऊपर, और कुछ लोगों को, लीडर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया और बाकी को इम्प्रिजनमेंट मिला गया। तो आपको ये फैक्ट नहीं याद रखना है, बस ये कौन से लीडर्स एसोसिएट थे ये जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की, तो ये 1924 में बनती है, और ये रेडिकल रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्या, क्रांति कर दो, तख्ता पलट कर दो, है ना, ब्रिटिश सबको खदेड़ो यहाँ से, वायलेंस के माध्यम से ही सही, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और क्या ऑब्जेक्टिव था? ब्रिटिश को भगा के अपना राष्ट्र निर्माण करना। फाउंडिंग मेंबर्स आपको ध्यान रखने, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, सचिन शन्याल एंड जोगेश चंद्र चैटर्जी। आइडियोलॉजी क्या थी HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की? तो शुरुआत में तो सोशलिस्ट विचारधारा नहीं थी, लेकिन बाद में सोशलिस्ट विचारधारा इसमें शामिल हुई, खासकर 1928 में, ठीक है, क्योंकि उस समय अब सोशलिस्ट विचारधारा आने लगी थी फ्रॉम द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, तो सोशलिस्ट विचारधारा आई।
और इसमें क्या है, आप देखिए कि एवोल्यूशन ऑफ ऑल द सिस्टम्स व्हिच मेक एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल, यानी कि भाई अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मैन के द्वारा मैन के ऊपर, तो उसको इंड करना है। ये तो सोशलिज्म की ही बोली है। उसके बाद देखिए 1928 में भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, चंद्रशेखर आजाद, विनय कुमार सिन्हा, इन सब ने मिलके एचआरए को एचएसआरए में चेंज किया, यानी कि सोशलिज्म एक इम्पोर्टेंट गोल आ गई थी एचआरए में, जो बाद में एचएसआरए बना। ठीक है, ये है आपका। उसके बाद आर्म्ड ओवरथ्रो ऑफ द इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट, ये तो हमने आपको बताया है। क्या कुछ की पब्लिकेशंस थे, एक तो द रिवोल्यूशनरी, ये एसोसिएशन पब्लिश करती थी, रिटन बाय राम प्रसाद बिस्मिल विथ असिस्टेंस ऑफ सचिंद्रनाथ सोनियाल। तो आपको बस याद रखना है राम प्रसाद बिस्मिल सचिंद्रनाथ सोनियाल, इन्होंने द रिवोल्यूशनरी लिखा है। उसके बाद फिलोसफी ऑफ बम, ये भगवती चरण बोहरा, ये यूपीएससी ने शायद क्वेश्चन भी पूछा है, फिर अच्छे से इसे याद रखेंगे। और इसी से एसोसिएटेड है कल्ट ऑफ बॉम्ब बाय गांधी जी। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। अब फैक्टर्स क्या है दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस एसोसिएशन, तो एक तो इकोनॉमिक माइजरी जो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हुई, ब्रिटिश ने इतना ज्यादा इकोनॉमिक लॉस किया हमारा, एक वो है। बाकी क्या है कि आपका जब होम रूल मूवमेंट चला था, है ना, और वर्ल्ड वॉर वन में भारत ने पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटिशर्स हमने बोला था कि भाई हम जो है आपके लिए रिफॉर्म्स लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन जब रिफॉर्म्स आया तो पता चला कि ये तो और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लेकर आ रहा है। आप देखिए रॉलेट एक्ट लाया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, है ना। तो जो लीडर्स थे वो, उनकी आंखें खुल गई कि ये जो है सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं अपने बेनिफिट, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद जालियांवाला बाग मस्करी 1919, ये भी एक घटना घटित हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। ओके, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सडन सस्पेंशन कर दिया गया। फिर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो रशिया में हुआ, उसके कारण सोशलिस्ट विचारधारा धीरे धीरे इन लीडर्स में आनी शुरू हो गई थी। तभी तो आपका एचआरए बना। तो क्या कुछ की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एचआरए या एचएसआरए ने किया? एक तो ये है कि लाला लाजपत राय साहब की जो मृत्यु हो गई थी 1928 में। और क्यों हुई थी? क्योंकि इस समय लाला लाजपत राय साहब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इसी दौरान उन पर लाठी चार्ज किया गया एंड वो घायल हो गए, फिर बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और जो लाठीचार्ज किया था उनका नाम था जेपी सॉन्डर्स। ठीक है, तो इसी को मारा गया, किनके द्वारा? हमारे लीडर्स लाइक राजगुरु भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। फिर आप देखिए असेंबली बॉम्ब एक्सप्लोजन 1929 में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉम्ब फोड़ा गया था, और इसमें भगत सिंह एलोंग विद बटुकेश्वर दत्त ये शामिल थे। ये नाम याद रखने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर इनको चार्ज फ्रेम किया गया अंग्रेजों की तरफ से। और आप देखिए लाहौर कंस्पिरेसी केस, इसमें इनका ट्रायल किया गया भगत सिंह का, और उसके बाद भगत सिंह को फांसी भी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए लाहौर कंस्पिरेसी केस, और लाहौर कंस्पिरेसी केस में बहुत सारी चीजें भी देखने को मिली। जैसे जब इनकी सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट रूम में जो रिवोल्यूशनरीज थे वो भी आवाज उठा रहे थे टू काउंटर द गवर्नमेंट्स फॉल्स पोर्ट्रेल, जो उनके ऊपर साजिश किया गया भगत सिंह के ऊपर, उनके खिलाफ। उसके बाद हंगर स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज की गई, ताकि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनको कैद किया गया जेल में, तो उनकी बेटर लिविंग कंडीशंस होनी चाहिए जेल में। ठीक है, और इसी हंगर स्ट्राइक में जतिन दास, जो कि उस समय मात्र 25 साल के थे, इन्होंने 63 डेज का हंगर स्ट्राइक किया, और बेचारे की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद देखिए मार्च 23 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सबको फांसी की सजा दे दी गई। इसलिए मार्टर्स डे के रूप में भी हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। तो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा एक प्रकार से डेडिकेशन थी इनकी राष्ट्र के प्रति, वो हमें दिखती है। और ये अपनी जान की परवाह किए बना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की आज़ादी के लिए लड़ते चले गए और समर्पित हो गए।
तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब चलते हैं हम शॉर्ट्स न्यूज को डिस्कस करते हैं। एक तो है आपका गैलेंट्री अवार्ड्स, ये थोड़ा सा हम डिस्कस इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि दो ही टॉपिक है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड में आप देखिए इंडिपेंडेंस डे 2024 यानी कि 15 अगस्त को ये गैलेंट्री अवार्ड प्रेसिडेंट ने दिया, 103 गैलेंट्री अवार्ड्स। और ये गैलेंट्री अवार्ड जो दिए जाते हैं वो आर्म्ड फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, इन सबको दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और आप देखिए इसमें जो अवार्ड्स आ जाते हैं और उनकी प्रेसिडेंस यानी कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखें तो सबसे टॉप पर होता है परम वीर चक्र, फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। और एक साल में 2 बार ये अनाउंस किए जाते हैं, एक तो रिपब्लिक डे के समय में और दूसरा है आपका 15 अगस्त के समय में, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे। बाकी आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। दूसरा है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड, और कंटेक्स्ट क्या है, 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022 ये अनाउंस किया जा चुका है। और ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड देने की परंपरा है 1954 में निकल कर आती है। शुरुआत में इसे स्टेट अवार्ड्स भी कहते थे। और इसमें गोल्ड मेडल, सर्टिफिकेट, सिल्वर मेडल्स भी दिए गए। और आप देखिए ये जो अवार्ड्स है ये पूरा इसकी जो देख रेख करता है, किसको देना है, क्या करना है, जो भी मैनेजमेंट है वो डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स करती हैं 1973 से। ओके। और इसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड भी दिया जाता है ताकि उन राज्य को आइडेंटिफाई करे जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, ओके, जहाँ पर फिल्म बनाई जा सके। तो इससे स्टेट का भी प्रमोशन होता है, स्टेट को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू के भी रूप में आते हैं अगर वहाँ पर शूटिंग होता है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका गवर्नमेंट स्कीम्स है। तो इसके डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसे ही देखना है। और फिर आपका एक बचेगा पर्सनालिटी का, फिर प्लेसेस इन न्यूज बचेगा, और उसके बाद आपका पूरा टॉपिक खत्म। उसके बाद साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट स्पेस, बस यही दो बचेंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है। कैसा लग रहा है आपको इनिशिएटिव जरूर बताएं। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो रहा है, तो आप अपने डाउट्स को जरूर पूछ सकते हैं। वी विल बी हियर फॉर एड्रेसिंग यू दीज डाउट्स। एंड अगर लेक्चर अच्छी लग रही है तो फिर देर किस बात की, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके। तो हमारा पहला स्कीम है एग्रीश्योर। फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस स्कीम। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक डेडिकेटेड फंड होगा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगी, रूरल इंटरप्राइजेस को प्रमोट करेगी। अब इस स्कीम को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगी, आप थोड़ा सा सोचिए। हमारी ज़्यादा जनसंख्या रूरल एरियाज में निवास करती है। अब रूरल एरियाज में भी क्या वो कार्य करती हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि अन्य इंडस्ट्रीज या सर्विसेज सेक्टर का स्कोप फिलहाल वहाँ पर कम होता है। ज़्यादातर जो वर्कर्स होते हैं वो फार्मिंग में इंगेज होते हैं। तो भाई अगर हम उनके प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सके सो दैट उनका इनकम बढ़ सके, तो फिर सबसे बढ़िया बात तो ये होगी उनको माइग्रेशन नहीं झेलना पड़ेगा, उनको लो इनकम की समस्याएं नहीं रहेगी। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, इनोवेशन चाहिए, मशीनरी में, टेक्नोलॉजी में, ताकि फार्मर्स इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करके अपना प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ा सके, है कि नहीं है। तो ये जो आपका फंड है यही काम करेगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स है तो उनको प्रमोट करने के लिए फंड दिया जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए कि कोई एग्रीकल्चरल स्टार्टअप है जो इस प्रकार का ड्रोन बना दे कि सस्ता भी हो और इफेक्टिव भी हो, कि आराम से फर्टिलाइजर छिटाया जा सकता है, फार्मर्स उसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो भाई फार्मर्स उतना ज़्यादा दिन रात मेहनत नहीं करेंगे, उनका जो बचा हुआ समय है वो कहीं और लगाएंगे, है ना।
और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है क्योंकि ड्रोन से छिड़काव होगा तो लगभग लगभग सारे एरिया को कवर कर सकेगा, कोई एरिया छूटेगा नहीं। तो इस प्रकार की जो कंसेप्ट है वो चल रही है। ओके, मैंने आपको थोड़ा कंटेक्स्ट बता दिया। तो ये जो स्कीम है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेकर आ रही है प्लस नाबार्ड। नाबार्ड कब बना था, कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन से बना था, ये थोड़ा सा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, क्या ऑब्जेक्टिव है? अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड रूरल स्टार्टअप्स। लिक्विडिटी यानी कि मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टेक स्टार्टअप्स, ताकि एग्रीकल्चर फील्ड में भी टेक्नोलॉजिकल मशीनरी इनोवेशंस क्रिएटिविटी आ सके। उसके बाद यंग इंटरप्रेन्योर्स को भी इंकरेज किया जाए कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आइए और एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके आप प्रैक्टिस करिए एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या है? टू गिव ए बूस्ट टू अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रॉफिटेबल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज सिस्टम एंड टू enlist मोर प्लेयर्स इन द फार्म रिलेटेड इकोसिस्टम, जैसे एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये सब इंगेज करें, इन सब पर प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाने की बात है। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखिए क्या कुछ फीचर्स है। तो बैकग्राउंड बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर, ये एजेंसी याद रखना है फिल्म्स के लिए। और टोटल इस फंड का जो है वो 750 करोड़ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल्म्स के लिए, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है बैकग्राउंड। तो मिनिस्ट्री आप देख लीजिए, एक तरफ नाबार्ड है आपका, टोटल 750 करोड़ रुपया। फंड किसके द्वारा मैनेज किया जाएगा? नव वेंचर्स, ये भी अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर दो स्कीम्स आ जाते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ फंड की बात करें तो 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन, यानी कि जब ये फंड क्रिएट होगा तो उससे लेकर 10 साल की वैलिडिटी है, प्लस 2 साल एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया जा सकता है। और आप देखिए टारगेट बेनिफिशियरी हैं आपके स्टार्टअप्स। ओके, वर्किंग एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, रिटेन द एग्जिस्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर एंड इनकरेज यंगर जनरेशन। अभी क्या है ना, फार्मर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिटेबल नहीं समझते, तो उनके बच्चे सब एग्रीकल्चर में इंगेज नहीं होना चाहिए। तो अगर एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल बन जाए, इंटरेक्टिव बन जाए, टेक्नोलॉजिकल बन जाए, तो फिर यूथ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात है। अब भाई कौन दिन रात पसीना बहाएगा खेतों में, और वो भी क्या, बिल्कुल लो इनकम। तो अगर टेक्नोलॉजी होती है तो कम से कम पैसे तो बचेंगे, पैसे बचेंगे, प्रॉफिटेबल होगा। और आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर फार्मर्स यूथ आ रहे हैं आगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन करके लाखों महीनों का कमा रहे हैं, है ना। ये आप सोशल मीडिया में जरूर देखते हो। यही सब बातें हैं। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक, पीएम कुसुम के बारे में। तो न्यूज में क्यों है, तो आप देखिए, एज पर द मिनिस्ट्री टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स जो इस स्कीम से लाभ उठाए हैं लगभग 4.1 लाख हो गया है। अब क्या है ये पीएम कुसुम? इसका सिंपल सा मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। थोड़ा नाम लंबा चौड़ा है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि अभी क्या है, फार्मर्स डीजल पेट्रोल पर ज़्यादा निर्भर होते हैं पानी निकासी करने के लिए, पानी हटाने के लिए इन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो क्या होता है ना, इनका भाई कॉस्ट बढ़ जाता है कि भाई पेट्रोल खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे, फिर वो खेतों में लगाएंगे, तो जो कॉस्ट आएगा सब्जियों को उगाने वो तो बढ़ के आएगा। क्या हो अगर हम इन्हें बोले कि भाई साहब हम आपको सब्सिडी देते हैं और सोलर प्लेट आप अपने फील्ड में लगाइए और एग्रीकल्चरल पंप्स उससे कनेक्ट करिए, और जो फिर पानी आ रहा है आएगा इस एनर्जी सोर्स से, उसको आप यूज करिए। कम से कम एक्स्ट्रा कॉस्ट तो नहीं लगेगा इरिगेशन के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि सोलर पावर्ड होगा, तो पानी हम सुबह दोपहर सुबह पटाते हैं,
रात में तो पटाते नहीं है। तो फिर ऐसे में वाटर का भी कंजर्वेशन होगा, और दूसरी बात ये है कि फार्मर्स के इनकम भी बचेंगे, सेव होंगे, है ना। यही बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इनकॉर्पोरेटिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन फार्मर्स इरिगेशन प्रैक्टिसेस, जो डीजल यूज करते हैं उसको रिप्लेस करें विथ लेस एक्सपेंसिव सोलर एनर्जी, और एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन भी कम होगा गवर्नमेंट। बहुत सारे राज्य सरकार इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी इन सब पर सब्सिडी देते हैं, ठीक है। तो स्टेट के एक्सचेकर भी खाली हो जाते हैं। तो अगर सोलर एनर्जी बेस्ड इरिगेशन होगा तो वो सब फिर दोबारा देना नहीं होगा, है ना। उसके बाद देखिए सोलर वाटर पंप्स को सब्सिडाइज रेट पर एलोकेट करवाना, अवेलेबल करवाना, क्योंकि अगर ये सब महंगे रहेंगे तो फार्मर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो फार्मर्स के बैरन लैंड है वहाँ पर ये सोलर प्लेट सब इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो इनका बैरन लैंड भी यूज हो जाएगा, और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो भी बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि इन सबको इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। तो बैरन लैंड हो तो वो ज़्यादा सही है, ठीक नहीं। तो यही बात है। अब थोड़ा सा साइलेंट फीचर क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री याद रखना है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज को चला रहे हैं। 2019 में लॉन्च हुई थी, और इसके अंतर्गत टारगेट भी है, याद रखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम यानी कि स्टेट कोई भी फंड कंट्रीब्यूट नहीं करता है। कौन एलिजिबल है इसके लिए, इंडिविजुअल फार्मर एलिजिबल है, ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी यूजिबल है, जैसे आपका एफपीओ सब हो गया। उसके बाद वही हो गया, ग्रुप ऑफ फार्मर मतलब दो या दो से ज़्यादा। एफपीओ मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर्स का, वो मिल के भी आपका ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। पंचायत है, कोऑपरेटिव्स है, वाटर यूजर एसोसिएशन, ये सब भी है। इसके 3 कंपोनेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है मेंस में, भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया जा रहा है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, या फिर क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, तो आप ये सब एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। कि रिन्यूएबल प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग जो है हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स करती है। तो अगर ये करते हैं तो एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन कम होगा, ठीक है। ये सब आप यूज कर सकते हैं। तो ये दूसरा आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्लेसेस इन न्यूज, और फिर जो आपका बचेगा वो पर्सनालिटीज इन न्यूज, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद हमारा पूरा टॉपिक खत्म होगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर जो साइंस और इकोनॉमी के टॉपिक बचे हैं उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो जो यूपीएससी है प्लेसेस से न्यूज पूछती है, ये फेवरेट है यूपीएससी का। ज्योग्राफी में प्लेसेस से न्यूज ना पूछे तो इनको चैन नहीं मिलता। तो इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखेंगे इन प्लेसेस से न्यूज के बारे में। तो असम से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है, ये बात कहीं निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो होलो गिवन हैबिटेट है ना, उनको खतरा पहुंच सकता है। अब यहाँ से सिर्फ ये पॉइंट सुनकर ना जाए, आप थोड़ा सा देखें कि होलो गिवन कौन सी स्पीसीज है, और इनका हैबिटेट क्या है, फीचर्स क्या है, हार्बीवोर से कार्निवोर से क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है इनका, और आयुषियन का स्टेटस क्या है। इतना पॉइंट आप कवर करके जाए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, त्रिपुरा। तो यहाँ पर क्या है, बस ये ध्यान रखना है कि दुम्बुर डैम ये गोमती रिवर पर है, त्रिपुरा में, ओके। बिहार की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एंटी डायबिटिक मेडिसिनल हब डिस्कवर किया है, जिसका नाम है गुरमर, और ये कहाँ से, गया में ब्रह्म योनि हिल है, वहां से डिस्कवर किया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये आपका छत्तीसगढ़ में। कारण क्या है न्यूज में होने का, तो प्रपोजल चल रहा है कि इसको हम टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दे, ये ध्यान रखना है, प्रपोजल चल रहा है, किया नहीं किया। उसके बाद तमिलनाडु में जो न्यूज है वो बेसिकली रामसर साइट्स को लेकर है। 2 नए रामसर साइट ऐड हुए हैं, एक तो है नंजरायन बर्ड सेंचुरी, दूसरा है आपका काजू अली बर्ड सेंचुरी। और यहाँ से आपको हमें बताना है कि रामसर साइट्स क्या होते हैं, और भारत में अब भी फिलहाल कितने रामसर साइट्स हैं,
और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि रामसर साइट्स कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है। रामसर साइट्स में डिक्लेयर हो जाती है चीजें तो क्या बेनिफिट्स वो देश या वो राज्य उठा पाता है, ये थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद देखिए कर्नाटका में क्या है। कर्नाटका में एक मांड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लिथियम रिसोर्सेस का पोटेंशियल पाया गया है। मांड्या डिस्ट्रिक्ट अगर कभी आ जाए दूर दराज के इलाके से, है ना, पेपर में, तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लिथियम रिसोर्सेस की बातें निकल कर आई है। उसके बाद देखिए गुजरात में है आपका नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये स्टेब्लिश किया जा रहा है लोथल गुजरात में विद द हेल्प ऑफ म्यांमार वियतनाम। वियतनाम भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ओके, और गुजरात में ये आपका काकरा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो आप देखिए तवा रिजर्वियर, इसको भी रामसर साइट में ऐड किया गया है, और ये अच्छे से याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है रामसर लिस्ट के बारे में। ओके, और फिर देखिए यहीं पर ओमकारेश्वर जो लोकेशन है, यहाँ पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट खांडवा में स्टेब्लिश किए जाने की बातें आई है। तो आपको ध्यान रखना ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर, खांडवा एमपी में। तो ये पूरा हो गया आपका नेशनल लेवल का न्यूज। अब चलते हैं इंटरनेशनल लेवल यानी कि वर्ल्ड लेवल का। तो सबसे पहला तो यूक्रेन और पोलैंड क्यों न्यूज में है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन दोनों देश की यात्रा पर गए थे अगस्त में। ओके, और आपको क्या करना है, यहाँ पर पोलैंड का लोकेशन खोलिए, मैप खोलिए, और फिर ये देखिए कि कौन कौन से देश इनको बॉर्डर करते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी यूक्रेन के बॉर्डर पर पूछ लिया है, पोलैंड पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो यूक्रेन प्रधानमंत्री गए, ये जब से डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुआ है तब से लेकर पहली बार हमारे कोई देश के पीएम यूक्रेन की यात्रा पर गए हैं। ओके, दूसरा है आपका आर्कटिक। आर्कटिक को लेकर क्या न्यूज आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड रिजल्टेंट ग्लोबल वार्मिंग, जो आर्कटिक रीजन है वो पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो इनके अंदर जो दबे हुए गैसेस थे, टॉक्सिक गैसेस कंजर्व थे, प्रोटेक्टेड थे, वो अब रिलीज हो रहे हैं, जैसे मरकरी है ना, दबा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मेल्ट हो रहा है गैसेस रिलीज हो रहे हैं, एंड इट कैन लीड टू इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म लिविंग आउट देयर। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कमचटका पेनिनसुला। ये आप देखेंगे कि जो आपका रशिया का इलाका जो ईस्ट वाले रीजन में है, और जो आपका अलास्का जो कि यूएस का है, उसके आसपास आपको यहाँ पर कमचटका पेनिनसुला देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कमचटका पेनिनसुला रशिया में आता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फार ईस्ट रीजन ऑफ में, एंड यहाँ पर आपका सिवेलुंच वोल्केनो देखने को मिला। अब आप हमें बता सकते हैं कि आखिरकार इस रीजन में इतनी ज्यादा वोल्केनोज क्यों आती है, चाहे जापान हो, है ना, क्यों आती है। उसके बाद है आपका गुआम आइलैंड। गुआम आइलैंड बेसिकली यूएस का एक आइलैंड है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद न्यूजीलैंड को लेकर क्या खबर है, तो जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो न्यूजीलैंड की यात्रा पर गए और वहाँ पर इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किया, एड्रेस किया। ओके, उसके बाद तिमोर लेसोथे, तो इनको लेकर क्या न्यूज है, तो इंडियन प्रेसिडेंट हैज बीन कन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो तिमोर लेसोथे का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो इंडियन प्रेसिडेंट को दिया गया। उसके बाद वियतनाम की बात करें तो फोर्थ इंडो वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हनोई वियतनाम में हुआ। हनोई कहाँ पर है, क्या ये वियतनाम का कैपिटल है, आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद मलेशिया की बात करें तो इंडिया और मलेशिया ने अपने टाइज, अपने दोस्ती को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर लेकर चला गया है, और हमने डिस्कस भी किया है इसे न्यूज में। नेपाल की बात करें तो नेपाल और इंडिया ने मिलकर एमओयू एग्रीमेंट साइन किया है, ताकि नेपाल की जो लूनर सैटेलाइट है उसमें भारत मदद कर सके, उसके लॉन्च में भारत मदद कर सके। उसके बाद देखिए गोबेकली टेपे, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट कैलेंडर है, लगभग 13,000 साल पुराना, तुर्की में डिस्कवर किया गया है इस रीजन में, गोबेकली टेपे।
उसके बाद सेंट मार्टिन आइलैंड, ये बांग्लादेश का एक आइलैंड है, बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अटाकामा साल्ट फ्लैट, तो क्या है यहाँ पर, जो आपका लिथियम है, आपको पता होगा कि साउथ अमेरिका में लिथियम्स के रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है। लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि भाई सेलाइन ग्राउंड वाटर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है लिथियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो उसके कारण हो रहा है ये कि जो ये जो अटाकामा साल्ट रीजन है वो सिंक हो रहा है, वो धंस रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ब्राइन का, मतलब लिथियम ब्राइन का, या फिर सिंपल सा ये ग्राउंड वाटर डोमिनेटेड विद द लिथियम। ओके, तो नीचे धंस रहा है। उसके बाद बोत्सवाना में क्या न्यूज है, वर्ल्ड सेकेंड डायमंड, ये बोत्सवाना में हमें देखने को मिला। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, और इसका एक इम्पोर्टेंट समिट है, पीक है उहरू, उहर याद रखना है। मोजाम्बिक को लेकर क्या खबर है, तो जो आपका नकाला नकाला पोर्ट है मोजाम्बिक में, ये आपको पोर्ट के बारे में बस ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने प्लेसेस इन न्यूज भी देखा। अब चलते हैं पर्सनालिटीज इन न्यूज, उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, और इथिक्स में इन पर्सनालिटीज के नाम आप याद रखें कोट करने के लिए, जरूरी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि हम मल्टीपल टॉपिक्स सब टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बस आराम से सुनते जाइए, और फिर बस एक बार आप देख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो पहला पर्सनैलिटी है सिद्धू मुर्मू। सिद्धू और कानू का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये संथाल रिबेलियन के लीडर थे। ओके, तो बेसिकली सिद्धू और उनके भाई कानू, इनको उनके डेथ एनिवर्सरी पर याद किया गया। कंटेक्स्ट ये है, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि ये जो सिद्धू और कानू थे, ये ट्राइबल लीडर्स थे, संथाली ट्राइब्स के लीडर्स, और संथाल रिबेलियन इन्होंने ही लीड किया था। और संथाल रिबेलियन कब हुआ था, 1855-1856 के दौरान, यानी कि बिफोर रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसमें अन्य जो पर्सनालिटी शामिल थे, चांदल वैरव। ओके, किस लिए ये संथाल रिबेलियन हुआ था, जो आउटसाइडर है, अंग्रेज, मनी लेंडर्स, इनको इनके टेरिटरी में आने से रोका जाए, ताकि इनके साथ इनजस्टिस ना हो, इसलिए ये रिवोल्ट किया गया था। और बाद में इस रिवोल्ट का सफल परिणाम हुआ संथाल प्रांगण टेनेंसी एक्ट। और इस एक्ट के माध्यम से क्या है कि संथाल्स जो है वो किसी भी बाहरी लोगों को, चाहे वो मनी लेंडर्स हो या फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो, जो इनके ट्राइब से बिलोंग नहीं करते, बाहरी लोग हैं, उनको लैंड ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से इनको लैंड राइट्स अच्छे से प्रदान मिल गया। और ये ध्यान रखना है आपको, कोई हुल रिबेलियन को भी हम संथाल रिबेलियन ही कहते हैं। और हुल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है झारखंड में, टू रिमेम्बर द सेक्रीफाइसेस ऑफ द सिद्धू कानू। तो हुल हो गया संथाल, और उलुगुलन हो गया आपका मुंडा रिबेलियन, ठीक है। उलुगुलन या द ग्रेट ट्यूमल्ट रिबेलियन, वो मुंडा से रिलेटेड है। अब क्या हम सीख सकते हैं, इथिकल वैल्यूज क्या है इनका, ब्रेवरी और जस्टिस। आप देखिए इतना बड़ा प्रशासन अंग्रेजों का, उनके पास हथियार थे, सब कुछ थे, फिर भी इन्होंने अपने राइट्स के लिए फाइट किया, यूनाइट हुए, और अंत में इनको अपनी बातें पूरी भी हुई, है ना। जो टेनेंसी एक्ट आगे हुआ, तो इनका जो कमिटमेंट है टू इंश्योर फेयरनेस, वो उनके फाइट से दिखता है। एंड उन्होंने लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया फॉर द ट्राइबल्स, फॉर द संथालीज। दूसरा है आपका राघोजी भांगुरे। तो कौन थे ये पर्सनालिटी, ये ट्राइबल रिवोल्यूशनरी लीडर, जिनका जन्म महाराष्ट्र में, और ये कोली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और इनके जो फादर थे रामजी राव वांगरे, ये कोली राइजिंग्स को लीड करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। किसके खिलाफ था ये कोली मूवमेंट, मनी लैंडर्स, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और
इनको बाद में फिर फांसी की भी सजा हो गई थी। तो ये जो आपके राघोजी बांगरे हैं, इन्होंने कोली कम्युनिटी को फिर इन्होंने लीड किया अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेड मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिशर्स, और इनको भी फिर बाद में कैप्चर कर लिया गया और फांसी की सजा दे दी गई। तो क्या यहाँ पर हम देखेंगे एथिकल वैल्यूज, रेसिस्टेंस एंड करेज, कि भाई इनको डिस्पाइट की इतनी ज़्यादा आ, परेशान किया गया ब्रिटिश की तरफ से, इनको इनके पिताजी को सजा दे दी गई, मौत की सजा, फिर भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर आवाज उठाई ब्रिटिश के खिलाफ, अपने राइट्स के खिलाफ, और ब्रिटिश को कड़क तरीके से अपोज किया, और ये ब्रेवरी को ही दिखाता है। उसके बाद है श्री नारायण गुरु। तो इनका 170th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इनका जन्म चंपाजहथी विलेज जो कि तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम कौन से राज्य में है ये जरूर आप हमें बताइए। इजहवा कम्युनिटी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये फिलोसफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर ये सब थे जिन्होंने मूवमेंट भी छेड़ा अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, क्योंकि इनको मतलब आप समझिए कि इजावा कम्युनिटीज को टेम्पल एंट्री भी नहीं दिया जाता था, इसलिए इन्होंने आवाज उठाई कि भाई क्यों नहीं दोगे, भगवान तो सबके होते हैं, है ना, भगवान का कोई ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक कास्ट होता है या स्पेसिफिक रिलीजन होता है ना, तो सबके हैं। तो इसलिए इन्होंने मूवमेंट छेड़ा, सोशल इक्वलिटी को एडवोकेट किया, और इन्होंने एक प्रिंसिपल भी दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ये देखिए फिलोसफी काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे एसे में भी यूज कर सकते हैं। फिर आप देखिए अराबीपुरम मूवमेंट 1888 में, ये भी सोशल इनजस्टिस के खिलाफ ये मूवमेंट था। श्री नारायण धर्म परिपालन यगम, ये फिर फाउंड किया गया अंडर हिज गाइडेंस बाय डॉक्टर पल्पू पद्माभाव, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी लाइक अद्वैत दीपक, आत्मविलासम, दैव दुखम, ब्रह्म विद्या पंचुकम, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे इगलिटेरियन एंड प्लुरलिज्म का एग्जाम्पल देखने मिलता है, यानी कि इनको ह्यूमंस एज ए यूनाइटेड की विचारधारा काफी ज्यादा पसंद आती थी, सारे ह्यूमंस को इक्वल ट्रीट करते थे, धर्म जाति इन सब से परे ह्यूमंस के रूप में लोगों को देखते थे। ठीक है, तो जहाँ इस प्रकार की विचारधारा रहेगी वहां पर लोगों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये इनकी उदारता को भी दिखाता है, और उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ाई भी लड़ी। उस समय सोशल डिस्क्रिमिनेशन या कुरीतियों से लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इन सबों ने आवाज उठाया, है ना। उसके बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो रत्नगिरी महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, फिलोसफर, नेशनलिस्ट सब थे। कंट्रीब्यूशन आपको पता है कि स्वराज 1905 के आसपास जब आपका स्वराज मूवमेंट चला था कि भाई स्वदेशी प्रमोट करो, स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करो, तो उन सब में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान था। और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये तो उससे नीचे कुछ मांगते नहीं थे, शुरुआत से ही ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पक्षधर रहे। ठीक है, और होम रूल लीग भी इन्होंने स्टेब्लिश किया अप्रैल 1916 में। एक दूसरा जो था जो सितंबर में स्टेब्लिश हुआ, सितंबर 1960 में, वो थे एनी बेसेंट की होम रूल लीग, लेकिन दोनों होम रूल लीग कभी मर्ज नहीं हुई, ये ध्यान रखना, दैट टू लीग्स नेवर मर्ज। ओके, और दो न्यूज़पेपर याद रखना है जो इन्होंने फॉर्म किए, केसरी जो कि मराठी में, और मराठा जो कि इंग्लिश में, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, मराठा इंग्लिश में और केसरी मराठी में। और गीत और रहस्य इन्होंने कंपोज किया। इनसे पैट्रियटिज्म और रेजिलेंस की भावना हमें देखने को मिलता है कि कितनी बड़ी देश के प्रति भक्ति थी इनकी, सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि आज़ादी तो लेकर रहेंगे। ओके, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम मूवमेंट में, और इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। ओके, उसके बाद देखिए मैडम भिकाजी कामा की बात करें तो ये भी एक इमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड रिवोल्यूशनरी लीडर रही हैं, और ये गुजरात से बिलोंग करती थी, नवश्री डिस्ट्रिक्ट।
और इनको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने समर्थन भी इकट्ठा किए थे अब्रोड द वर्ल्ड। ओके, और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन है देख लीजिए। पेरिस एडिशन ऑफ वंदे मातरम, वंदे मातरम एक अरविंद घोष ने भी लिखा था। एक दूसरा जो है जो मदन बिकाजी कामा ने लिखा है, मैडम बिकाजी कामा ने, वो है आपका पेरिस में इन्होंने लिखा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये फ्रीडम मूवमेंट के बारे में अवेयरनेस फैलाते थे, लोगों को सपोर्ट गेन करते थे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। 1905 में इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी का भी निर्माण किया, जिसको भारत मंडल भी कहते हैं। और 22 अगस्त 1907 को फर्स्ट पर्सन टू होस्ट इंडियन फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल, कहाँ पर होस्ट किया था उन्होंने? स्टटगार्ट, जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ से भी इनका पैट्रियोटिक एंड इनडोमिटेबल स्पिरिट, ठीक है, कि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी फ्रीडम मूवमेंट से, फ्रीडम मूवमेंट की विचारधारा से। एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज मैडम पिताजी कामा। उसके बाद श्री अरविंदो घोष, और ये भी वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, और वेस्ट बंगाल से ये बिलोंग रखते थे। और बाद में ये हिंसा सबके रास्ते को छोड़कर योगी भी बन गए थे। इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ अनुशीलन समिति, और अनुशीलन समिति के मेन फाउंडर कौन थे? सतीश चंद्र बोस और प्रणात मित्र, ये याद रखना है। सतीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, सतीश चंद्र बोस और प्रणात मित्र, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अलीपुर बॉम्ब केस 1908 में इनको अरेस्ट किया गया। और ये जुगान्तर, वंदे मातरम, कर्म योगी, ये सब टेक्स्ट भी लिखे करते थे। उसके बाद औरबिंदो आश्रम भी स्टेब्लिश किया गया 1926 में पौंडीचेरी में। और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की तरफ फिर बाद में आगे बढ़े थे। तो ये इनके रैशनलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म को दिखाता है ना, दृढ़ निश्चयता, डिटर्मिनिज्म। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी विजन आईएएस की जो भी टॉपिक्स है। अब आपके पास सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का बचा है, उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। लेकिन हो सकता है हमारा अगला लेक्चर वो ओनली आईएएस के इन्वायरमेंट सीरीज पर हो, तो आप चिंता ना करें, आपका वो भी सीरीज कवर हो रहा है, ये भी कवर हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जो मेन कंसर्न है कि आपको समझ में आना चाहिए, वो समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, लंबा लेक्चर हो गया है। मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। थैंक यू, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से रिवीजन करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।